हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मुकेश सहारन फिर से हाजिर हूँ जनरल साइंस और उसी में श्वसन तंत्र के साथ। टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें की थी कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है क्या नहीं, उसी श्वसन तंत्र में बेसिक बातें। टॉपिक था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा कि श्वसन तंत्र में क्या क्या मुख्य बातें होती है। आज श्वसन तंत्र में ही श्वसन की बात करते हैं। ध्यान देना, ये जो श्वसन होता है ये दो प्रकार, श्वसन तंत्र में श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार का। श्वसन के टाइप कितने हैं? 2 टाइप। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। तो दोनों ही पे हम बात करेंगे। तो श्वसन में ही श्वसन के प्रकार और प्रकार में दो प्रकार, दोनों प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। श्वसन के प्रकार, और श्वसन में दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा होगा? ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है एनएरोबिक, अनॉक्सी श्वसन। दूसरा होगा अनॉक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनॉक्सी श्वसन एक ऑक्सी और दूसरा कौन सा? अनॉक्सी श्वसन। एरोबिक और ऑक्सी श्वसन O2 की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में जब कोई रेस्पिरेशन संपन्न होता है, उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। नाम देखो क्या है? एरोबिक, यानी ऑक्सी। जब ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन क्या होगा? तो ध्यान देना, ऑक्सीजन O2 के बिना श्वसन, बिना श्वसन। जब बिना ऑक्सीजन का उपयोग करके हम श्वसन करेंगे तो कौन सा कहलाएगा? अनॉक्सी श्वसन कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। कुछ फफूंद जिन्हें कहते हैं, फंजाई जिन्हें कहते हैं, कवक जिन्हें कहते हैं, बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं तो कौन सा होगा? अनॉक्सी श्वसन। जो O2 की उपस्थिति में श्वसन करते हैं ऑक्सी श्वसन, O2 की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं कौन सा कहलाएगा? अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंदर ध्यान देना, यहाँ जो भोजन होता है, ऑक्सी श्वसन के अंदर भोजन, और भोजन कौन सा होता है? ग्लूकोज। भोजन, और भोजन के लिए लिख रहा हूँ ग्लूकोज, क्योंकि कोशिकाओं का भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? ग्लूकोज। भोजन यानी ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। यहाँ जो ग्लूकोज होता है वो पूर्णतया डिसोसिएटेड हो जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। अनॉक्सी श्वसन के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ही है, यही ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है। भोजन का यानी ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है, अपूर्ण अपघटन होता है। कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो पाता, अपूर्ण अपघटन होता है। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, अपूर्ण अपघटन होता है। जहाँ भोजन का पूर्ण अपघटन हो जाएगा वो ऑक्सी श्वसन, जहाँ भोजन का अपूर्ण अपघटन होता है कौन सा कहलाएगा? अनॉक्सी श्वसन। यानी भोजन पूर्णतया टूट नहीं पाए।
ग्लूकोज जो टूटना चाहिए था वो पूर्णतः टूटता नहीं है, इसलिए कौन सा कहलाता है? अनोक्सी श्वसन। पूर्ण अपघटन है, पूर्ण अपघटन का अर्थ क्या हुआ? इसी से पॉइंट निकाल रहा हूँ, यानी पूर्ण अपघटन से ग्लूकोज के सभी कार्बन, जो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के सभी कार्बन, और ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन का नंबर कितना होता है ग्लूकोज के अंदर? 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज के सभी कार्बन यानी CO2 में बदल जाते हैं, CO2 में बदल जाते हैं। ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे किस में बदल जाते हैं? CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूर्णतः अपघटित हो गए। यानी ग्लूकोज के सभी कार्बन, जो 6 के 6 कार्बन थे, वो 6 किस में बदल जाते हैं? CO2 में बदल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल। लेकिन यहाँ अपूर्ण अपघटन का अर्थ क्या हुआ कि ग्लूकोज के सभी कार्बन, जो ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, उसी ग्लूकोज के सभी कार्बन, ग्लूकोज के जितने भी कार्बन है, सभी कार्बन यानी CO2 में नहीं बदलते, CO2 में नहीं बदलते हैं, जहां ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के सभी कार्बन CO2 में बदल जाते हैं, वहीं अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के सभी कार्बन CO2 में नहीं बदल पाते। वो पूर्णतः नहीं टूटता, इसलिए सारे के सारे इसमें बदलेंगे नहीं। ध्यान देना, जो ऑक्सी श्वसन होता है, इसी ऑक्सी श्वसन के अंदर ऑक्सी श्वसन 3 चरणों में संपन्न होता है। 3 चरणों में संपन्न होता है। ऑक्सी श्वसन में कितने चरण होते हैं? 3 स्टेप, 3 चरण चलते हैं। अब 3, लेकिन जो अनोक्सी श्वसन है ये केवल 1 चरण में संपन्न होता है, केवल 1 चरण में संपन्न, एक ही स्टेप होगा इसके अंदर, सिंगल स्टेप होगा, संपन्न हो जाता है। जबकि ऑक्सी श्वसन के अंदर कितने स्टेप चलते हैं? 3 स्टेप चलते हैं। अनोक्सी श्वसन में सिंगल स्टेप चलता है। अब 3 चरण कौन कौन से होते हैं? 3 चरणों का जो A नंबर चरण होगा वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का अपघटन हो जाना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। 3 चरणों में पहला चरण होता है ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड जो चरण होगा B नंबर पे, सेकंड चरण वो होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर या क्रेब्स साइकिल। और 3 नंबर पे C पे आता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ध्यान दीजिए, जो ऑक्सी श्वसन होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है कौन सा? ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रहे। जबकि जो अनोक्सी श्वसन होता है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। और ये जो सिंगल स्टेप 1 चरण होता है, इसी चरण का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम होगा? ग्लाइकोलाइसिस। जहां ऑक्सी श्वसन के अंदर 3 चरण चलते हैं, वहीं अनोक्सी श्वसन में केवल 1 ही चरण संपन्न होता है, और वो कौन सा? ऑक्सी श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो कह सकते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, और वो किस में संपन्न होगी? तो कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। जबकि जो क्रेब्स साइकिल और ETS होता है ये चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ संपन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा है सेल यानी कोशिका, और उसी में कोशिकांग पढ़ा था और माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था?
तो ध्यान दो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, जबकि जो क्रेब्स साइकिल और ETS संपन्न होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दोनों प्रक्रिया यानी कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो अनोक्सी श्वसन होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है ये केवल संपन्न कहाँ होगी? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी, क्योंकि इसके अंदर आगे माइटोकॉन्ड्रिया वाले स्टेप तो होते ही नहीं है, इसलिए केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न रहती है। जबकि जो ऑक्सीश्वसन होगा वो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS तीनों होती है कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न, क्योंकि वहाँ पे केवल एक। फिर सुनिए, श्वसन के दो प्रकार, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनोक्सी। ऑक्सी श्वसन के अंदर O2 की उपस्थिति होती है, O2 की उपस्थिति में या O2 के उपयोग से ही ऑक्सी श्वसन हो सकता है, रेस्पिरेशन चलता है ऑक्सीजन। और जिसमें बिना ऑक्सीजन के श्वसन संपन्न हो जाता है, जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन का यूज किए ये संपन्न होता है, तो अनोक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन में भोजन का पूर्ण अपघटन होता है। भोजन फिर कह रहा हूँ ग्लूकोज होते हैं, भोजन यानी ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, क्योंकि अनोक्सी श्वसन में भोजन का पूर्ण अपघटन नहीं होता, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता। पूर्ण अपघटन से क्या अर्थ होता है? यानी ग्लूकोज के सभी कार्बन CO2 में नहीं बदलते हैं। ग्लूकोज के जो 6 कार्बन होते हैं 6 के 6 CO2 में नहीं बदलते हैं। जबकि जो अनोक्सी श्वसन होता है उसमें, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के सभी कार्बन जो 6 कार्बन होते हैं वो CO2 में बदल जाते हैं, जबकि अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के सभी कार्बन CO2 में नहीं बदलते, पूर्ण अपघटन नहीं होता। ऑक्सी श्वसन जो होता है वो 3 चरणों में संपन्न होता है। वो कौन कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। जबकि जो अनोक्सी श्वसन होगा वो केवल 2 ही चरण, एक ही चरण में संपन्न होता है, और वो कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा? ग्लाइको। ध्यान दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? तो वो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। जबकि क्रेब्स साइकिल और ETS कहाँ संपन्न होंगे? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। कहाँ पे होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जबकि जो ग्लाइकोलाइसिस की, अनोक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। केवल कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में संपन्न। तो ये 2 प्रकार का श्वसन, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनोक्सी श्वसन होते हैं। दोनों में हमें ध्यान देना है कि क्या विशेष। ऑक्सी श्वसन के अंदर O2 की उपस्थिति होती है, अनोक्सी श्वसन में O2 की उपस्थिति कोई आवश्यकता नहीं है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन होते हैं। ऑक्सी श्वसन के अंदर ध्यान देना, भोजन का पूर्ण अपघटन होता है। इसी पूर्ण अपघटन को बताते हैं कि कैसे, और अनोक्सी श्वसन में भोजन का पूर्ण अपघटन नहीं होता। इसकी रिएक्शन ध्यान देना। पूर्ण अपघटन का अर्थ क्या हुआ? C6H12O6 ग्लूकोज है, प्लस में O2 ऑक्सी श्वसन, प्लस में क्या लिखा हमने? O2 यानी ऑक्सी श्वसन, क्रिया करके ऑक्सी श्वसन से क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस 36 लिखो या 38 ATP यानी ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। 36 या 38 अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। कब? जब ये ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होगा, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होता है, यानी जितने परमाणु क्रियाकारक में भाग लेंगे उतने ही परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। जितने उत्पाद में क्रियाकारक है उतने ही जो परमाणु अणु है उतने ही क्रियाकारक में होने, क्योंकि किसी अभिक्रिया के अंदर न तो परमाणुओं को उत्पन्न किया जा सकता, न परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता, बस एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ जोड़कर अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ कार्बन की संख्या देखी जाए तो 6 है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1 ही है। इसका मतलब 5 कार्बन तो कहाँ चले गए? इसलिए इस अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है? संतुलित, बैलेंस करना पड़ता है। संतुलित करने के लिए हमें सरल अंकों से किसी भी फॉर्मूले को, सूत्र को गुणा किया जा सकता है। सरल अंक से कह रहा हूँ गुणा। आप न तो इन सूत्रों के साथ कोई भी फेरबदल कर सकते, यानी आप ये नहीं कर सकते कि CO2 को CO3 बना दो या C2O3 बना दो, ऐसा नहीं बन सकता। फॉर्मूले फिक्स होते हैं।
तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप नहीं छेड़ सकते, इनमें हेर फेर नहीं कर सकते, बदला हाँ इनको सरल अंकों से गुणा कर सकते हैं। कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 1, इसको 6 बनाना है। अब ये तो ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको 6 बनाना है। तो मैं यहाँ सरल अंक 6 से गुणा कर दूँ। 6 से गुणा होते ही यहाँ कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 से गुणा होते ही कार्बन की संख्या कितनी होगी 6, यानी कार्बन हो गए संतुलित। हाइड्रोजन की संख्या देखें यहाँ पे है 12, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 ही दिखाई दे रही है, इसको भी कितना बनाना पड़ेगा 12 बनाना। कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 12, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, 12 बनाने के लिए किससे गुणा कर दें 6 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें 6, 6 दूनी कितने हो गए 12। कार्बन भी वैलेंस, हाइड्रोजन भी वैलेंस। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 और 2 8 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या ये मत कर लेना कि 1 और 2 3, ये क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा अणु मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 ऑक्सीजन, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, टोटल कितनी हो गई 18 ऑक्सीजन हो गई है, 18 ऑक्सीजन हो चुकी है। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी 18, जबकि इधर अगर देखे जाए तो कितनी है 8 ही है। इस पे भी कितना बनाना पड़ेगा 18, तो यहाँ क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 और 6 दूनी 12, टोटल कितनी हो गई 18, 18 ऑक्सीजन इधर 18 ऑक्सीजन इधर, यानी वैलेंस हो गई है, संतुलित हो गई। क्या कहा हमने कि ऑक्सीशोषण के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। ग्लूकोज के सभी कार्बन जो 6 कार्बन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, इसलिए ये पूर्ण अपघटन होता है। यहाँ पे ग्लूकोज पूर्णतया टूटता है, जबकि जो अनॉक्सीशोषण है इसमें भोजन का पूर्ण अपघटन नहीं होता, यानी ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता। देखते हैं कैसे अनॉक्सीशोषण के अंदर, ध्यान देना अनॉक्सीशोषण में भोजन तो वही रहा C6H12O6, परंतु अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जोड़नी, क्योंकि है ही कौन सा अनॉक्सीशोषण। उत्पाद बनेगा यहाँ पे एथिल एल्कोहल, कौन सा बनेगा एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, यानी फॉर्मूला होता है C2H5OH, 2 अणु एथिल अल्कोहल के प्लस 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP का फॉर्मेशन होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहाँ 36 या 38 अणु ऊर्जा के प्राप्त हो रहे थे, वहीं पर कितने अणु ऊर्जा के प्राप्त हो रहे हैं अनॉक्सीशोषण में 2 ही अणु ऊर्जा के प्राप्त हो रहे हैं। कितने कम अणु ऊर्जा के प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हो रहा था, ग्लूकोज के सभी कार्बन यानी 6 के 6 कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे थे, वहीं पर ग्लूकोज के सभी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं, एक बनता है एथिल, 2 अणु एथिल अल्कोहल के प्लस 2 CO2 और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या ग्लूकोज के सभी कार्बन CO2 में बदले? नहीं बदले, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपूर्ण अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं केवल कहाँ संपन्न होगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, और वो कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सीशोषण ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्कर ETS तीनों में होगा, और ये होते हैं कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये हमने ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण के अंदर अंतर ध्यान रखना है कि क्या क्या अंतर होते हैं ऑक्सीशोषण में और अनऑक्सीशोषण में। अब श्वसन तंत्र के अंतर्गत देखते हैं कि नासा छिद्र क्या होते हैं, नासा गुहाएं क्या होती हैं, उन्हीं पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है नासा छिद्र श्वसन तंत्र के अंतर्गत, जहाँ से हम गैसों को बॉडी में ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, वही पार्ट क्या कहलाता है नासा छिद्र कहलाते हैं, नेजल पोर्स कहलाते हैं। नासा छिद्र या नेजल पोर्स। तो एक एक पे अब श्वसन तंत्र में हम सबसे पहले नासा छिद्र, नेजल पोर्स, नासा छिद्र, नेजल पोर्स। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है वायुमंडल से
गैसों को ग्रहण किया जाता है। इन्हीं छिद्रों से वायुमंडल से गैसों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, क्या कहलाते हैं, नेजल पोर। नासा छिद्र मनुष्य के अंदर बात कर रहा हूँ, मनुष्य में एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी प्रेजेंट पाई जाती है। मनुष्य के अंदर नासा छिद्र कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, जिनसे हम गैसों को क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। तो कितना होता है, एक जोड़ी यानी 1 पेयर पाए जाते हैं। नासा छिद्र के बाद में सेकंड नंबर पे आती है नासा गुहाएं, नेजल कैविटी। नासा गुहाएं नेजल कैविटी होती है। नासा गुहाएं, ध्यान देना, नासा गुहाएं एक पट से अलग रहती है। पट यानी सेप्टम से क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। दोनों जो नासा गुहाएं होती है उनके बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, एक पट पाया जाता है, उनसे क्या रहती है, अलग रहती है। नासा गुहाएं अभी देखते हैं कि कैसी होती हैं, सिर्फ हमें समझना है कि कैसे, ध्यान देना। ये माउथ, मुख, ये टीथ, यहाँ पे इस तरीके से दो, ये नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्र। ये माउथ है, ये नासा छिद्र है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये जो पार्ट होता है पूरा का पूरा, ये कहलाती है नासा गुहाएं, नेजल कैविटी। इधर ये टंग, जीभ जो होती है, और इसी को पूरा मुख गुहा कहेंगे, और पीछे का ये कॉमन भाग होता है, ये कहलाता है ग्रसनी। नासा गुहा और मुख गुहा जहाँ खुलती है वो क्या कहलाती है, ग्रसनी। हमें तो एक बार नासा गुहाएं देखनी। ध्यान देना, नासा गुहाएं दोनों एक सेप्टम या पट से क्या रहती है, अलग अलग रहती है, यानी बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, पट पाया जाता है, जिनसे ये दोनों नासा गुहाएं अलग अलग रहती हैं। इन्हीं नासा गुहाओं के अंदर ध्यान देना, नासा गुहाओं में एक सनीडेनियन कला पाई जाती है, सनीडेनियन झिल्ली या मेम्ब्रेन या कला पाई जाती है। सनीडेनियन झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है, सनीडेनियन झिल्ली, सनीडेनियन मेम्ब्रेन, सनीडेनियन कला पाई जाती है। इस सनीडेनियन कला का काम क्या होता है, ये घ्राण यानी गंध संवेदी होती है। घ्राण संवेदी, जो गंध का या सुगंध का ज्ञान कराती है वो घ्राण संवेदी कहलाती है। घ्राण यानी गंध, सुगंध और गंध का ज्ञान करवाने वाली कौन सी होती है, सनीडेनियन। हमें अलग अलग प्रकार की स्मेल का पता चल जाता है कि ये इस टाइप की स्मेल है, ये इस टाइप की स्मेल है, यानी सुगंध और गंध का पता लगता है, वो कौन करवाती है, ये ही सनीडेनियन। यहाँ पे एक छोटी सी इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये क्या कहलाती है, सनीडेनियन कला कहलाती है। इसी नासा गुहाओं के अंदर पाई जाती है सलेस्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलेस्मा झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सलेस्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। इस सलेस्मा झिल्ली से सलेस्मा का स्त्राव होता है। किसका, सलेस्मा का स्त्राव यानी सिक्रेशन। सलेस्मा झिल्ली से किसका स्त्राव होता है, सलेस्मा का स्त्राव होता है, सलेस्मा निकलती है। जो सलेस्मा होता है ये एक लसलसा पदार्थ होता है, लसलसा या चिपचिपा, चिपचिपा पदार्थ है। ध्यान देना, जो सलेस्मा झिल्ली होती है यहीं पे पाई जाती है सलेस्मा झिल्ली। इस सलेस्मा झिल्ली से किसका स्त्राव होता है, सलेस्मा का। सलेस्मा एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, धूल मिट्टी कण,
धूल मिट्टी के जो कण हैं, कण, पराग कण, पराग कण, सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, वायरस को सूक्ष्म जीव को क्या करती है, चिपका लेते हैं, अपने साथ चिपका लेते हैं। अंदर जाने वाली वायु बिल्कुल क्या होती है, शुद्ध, स्वच्छ होती है। फिर ध्यान दीजिए, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करेगी, श्लेष्मा का सिक्रेशन करेगी। श्लेष्मा एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है। ये लसलसा चिपचिपा पदार्थ जैसे ही हम सांस लेते हैं उसमें धूल मिट्टी के कण भी आएंगे, उसके अंदर पराग कण भी आएंगे, उसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया, कवक, वायरस भी आएंगे। उनको अपने साथ ये यहाँ पे रोक लेती है और अंदर जाने वाली वायु बिल्कुल क्या होगी, शुद्ध होगी। अंदर जो वायु जाएगी वो बिल्कुल क्या होगी, शुद्ध, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लंग्स, फेफड़ों में क्या जाए, बिल्कुल प्योर जाए, शुद्ध वायु जाए, बिल्कुल शुद्ध हो। तो यहाँ इसका ये काम होता है, श्लेष्मा का काम। ध्यान देना, इसी नासा गुहा के अंदर पाए जाते हैं रोम, हेयर, बाल। इसी में पाए जाते हैं हेयर या बाल होते हैं। नासा गुहाओं में क्या पाए जाते हैं, हेयर या बाल पाए जाते हैं। ये हेयर या बाल का काम क्या होता है, वायु को छानने का। वायु को छानने का काम किसके द्वारा किया जाता है, छानने का, फिल्टर का काम किसका होता है, इसी नासा गुहाओं के अंदर लगे जो हेयर, बाल होते हैं। ये हेयर या बाल क्या करते हैं, उस वायु को छानते हैं। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा, जो वायरस होंगे, जो धूल मिट्टी कण होंगे, उनको अपने साथ चिपका लेते हैं और अंदर जाने वाली वायु बिल्कुल क्या होगी, शुद्ध होगी। तो वायु को छानने का काम कौन करता है, हेयर करते हैं, बाल करते हैं, यानी उनको बिल्कुल प्योर करेंगे, शुद्ध करें। तो ये इससे सनी ध्यान देना, जब हमें जुकाम हो जाता है, क्या होने पर, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जुकाम होने पर श्लेष्मा जो झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। जुकाम होने पर श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। कब, जब हमें जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो श्लेष्मा झिल्ली में क्या आ जाती है, सूजन आ। जो नॉर्मल ये श्लेष्मा झिल्ली थी, अब इसमें क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई, सूजन आ गई, अब ये इतनी ज़्यादा फैल गई। इसके कारण से दो तकलीफ होती है। सूजन आ जाने के कारण से एक तो सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ। सांस लेने में हमें क्या होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ चुकी है। जो नासा गुहाएं थी उनका एरिया छोटा हो चुका है जहाँ से वायु अंदर प्रवेश कर, अब इसी कारण से सांस लें। और दूसरा, सूजन आ जाने पर हमें गंध, सुगंध और गंध का ज्ञान नहीं होता। सुगंध ओब्लिक गंध का पता नहीं चलता। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें जब इन्फ्लुएंजा जुकाम हो जाता है तो सुगंध या गंध का पता क्यों नहीं चलता, हमें स्मेल का एहसास क्यों नहीं होता, तो कारण पता होना चाहिए कि जुकाम होने पर श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जो कि सनीडेनियन मेम्ब्रेन को कवर कर लेती है, ढक लेती है। इस कारण से हमें उस सुगंध या गंध के बारे में पता नहीं। तो नासा गुहाओं के बारे में फिर सुनिए। नासा गुहाओं के अंदर एक सेप्टम पट होता है, जिससे दोनों नासा गुहाएं अलग अलग रहती है। इन्हीं नासा गुहाओं के अंदर सनीडेनियन कला, सनीडेनियन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि हमें सुगंध या गंध का ज्ञान करवाती है। यानी सुगंध कैसी है, गंध कैसी है, उसके बारे में ज्ञान। इसी के अंदर पाई जाती है श्लेष्मा झिल्ली। ये श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्त्राव होता है। श्लेष्मा एक लसलसा चिकना पदार्थ होता है, जो कि धूल मिट्टी कण, जो श्वसन हम ग्रहण करते हैं, वायु जो ग्रहण करते हैं, उस वायु में आने वाले धूल मिट्टी कण, पराग कण और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपने साथ चिपकाती है। और अंदर जो लंग्स, फेफड़ों तक वायु जाएगी वो बिल्कुल क्या होती है, शुद्ध वायु होती है। यानी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कवक नहीं होते, कोई धूल मिट्टी कण नहीं होते, नहीं तो वो हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ इसी जो नासा गुहाएं होती है, इसमें पाए जाते हैं हेयर, रोम या बाल,
जो कि वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं, वायु को छानने का काम करते हैं। जब हमें इन्फ्लुएंजा जुकाम हो जाता है तो इसी श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जो कि सनीडेनियन कला को कवर कर लेती है, ढक लेती है, जिसके कारण से एक तो सांस लेने में तकलीफ होती है और दूसरी हमें सुगंध और गंध का ज्ञान नहीं होता। तो ये थी नासा गुहाएं, नेजल कैविटी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि ग्रसनी क्या होती है, कंठ क्या होता है, श्वास नाल क्या होते हैं, लंग्स यानी फेफड़े क्या होते हैं, और उसके अलावा कैसे कैसे आगे श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, वो सब बातें करेंगे। तो आप एक बार फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।